हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश अग्रवाल कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ डिस्कस करने वाले हैं गुप्त डायनेस्टी का पार्ट 2। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 बना चुका हूं, जिसमें श्री गुप्त जो कि गुप्त डायनेस्टी का संस्थापक थे, श्री गुप्त से लेकर मैं समुद्र गुप्त तक घटनाओं को बड़ी बारीकी से मैं पार्ट 1 में रखने का प्रयास किया हूं, जो कि आपका एग्जाम के नजरिए से अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। दूसरा मैं पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं, जिसमें आपका समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय से लेकर मैं गुप्त डायनेस्टी का सबसे अंतिम शासक भानुगुप्त तक घटनाओं को बड़ी बारीकी से रखने का प्रयास करूंगा, जो कि आपका एग्जाम के नजरिए से अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। देखिए, मेरे सामने दो विकल्प थे। पहला विकल्प यह था कि मैं अति संक्षेप में वीडियो बनाऊं और कुछ इंपॉर्टेंट जो तत्व था, शायद मैं उन तत्वों को एक वीडियो में मैं रखने में सक्षम नहीं था। और दूसरा विकल्प यह था कि मैं इसे कई पार्ट में बनाऊं और सारे इंपॉर्टेंट तत्वों को क्लास में डिस्कस करूं। तो मैं दूसरा जो विकल्प था, मैं दूसरा विकल्प को चुना और दूसरा विकल्प में मैं पूरी तरह से सारे इंपॉर्टेंट तत्वों को क्लास में रखने का प्रयास करूंगा, जो कि आपका एग्जाम के नजरिए से अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, मौर्य डायनेस्टी के पश्चात यदि कोई इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, वो है गुप्त डायनेस्टी। आपका गुप्त डायनेस्टी से संबंधित आपका हर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कमांड हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम हो या कमांड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हो, या यदि आप किसी भी स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस नजरिए से भी देखा जाए आपका गुप्त डायनेस्टी जो है अत्यधिक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास के पश्चात लाइक, कॉमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। देखिए, लाइक, कॉमेंट और शेयर जो है मेरे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है और अब तक मैं जितना वीडियो बनाया हूं, कहीं ना कहीं आपका ही श्रेय जाता है। आपके लाइक, कमेंट और शेयर के कारण ही मैं अब तक वीडियो बनाने में सक्षम हुआ हूं। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरह से देखिए, आप देखेंगे गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे आपका? वो थे आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, जो कि आपको पार्ट 1 में मिलेगा। और सेकेंड प्रसिद्ध शासक देखा जाए, सेकेंड प्रसिद्ध शासक वो कौन थे आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो किसका उत्तराधिकारी थे? आपका समुद्रगुप्त का। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है आपका राज सिंहासन पर आसीन होते हैं कब? 380 ईस्वी में। ये पिता के भांति ही चंद्रगुप्त द्वितीय भी अत्यधिक वीर, साहसी और कुशल शासक थे। इनके समय में आपका चीनी यात्री फाहियान आता है। चीनी यात्री फाहियान भारत आता है। ठीक है, भारत आने के दौरान उसने भारत में रहकर शिक्षा अर्जित करता है। कई वर्ष भारत में रहता है। भारत में रहकर शिक्षा अर्जित करने के पश्चात बौद्ध धर्म से संबंधित कई पुस्तकों को कलेक्ट करता है और वो चीन लेकर जाता है। और चीन में जाने के पश्चात चीन में बौद्ध धर्म का विस्तार करता है। यानी देखा गया, चीन में जो बौद्ध धर्म का विस्तार होता है कहीं ना कहीं भारत से होता है। इससे यह साफ प्रमाणित होता है, चीन और भारत का रिश्ता जो है अति प्राचीन काल से चलते आ रहा है। हालांकि मौजूदा समय में चीन विश्वास करने लायक देश नहीं रहा भारत के लिए, लेकिन
इतिहास के नजर से देखेंगे तो चीन और भारत का जो रिलेशन जो है बहुत प्राचीन काल से चलता आ रहा है। ठीक है, तो फैयान जो है भारत आते हैं, भारत में रहकर शिक्षा अर्जित करते हैं। शिक्षा अर्जित करने के पश्चात एक पुस्तक लिखते हैं जिस पुस्तक का नाम था इंडिका। ठीक है, इंडिका। इस पुस्तक में इन्होंने मध्य प्रदेश का समाज और संस्कृति को क्या बताते हैं? समृद्ध। ठीक है, तो यह देखा गया परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि फाहियान जब भारत आया था तो उस समय भारत का शासक कौन था और इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक का लेखक है फाहियान। और फाहियान ने जब इंडिका पुस्तक लिखा था उसमें किस प्रांत का उल्लेख करता है? तो मध्य प्रदेश का प्रांत को उल्लेख करता है, जो कि मध्य प्रदेश में आपका देखा गया कि गुप्त डायनेस्टी का शासन चल रहा था। उसने अपने पुस्तक इंडिका में मौर्य डायनेस्टी के दौरान जो सामाजिक स्तर है, सामाजिक कंडीशन है, उसका वर्णन करता है और उसमें यह लिखता है कि गुप्त साम्राज्य जो है आपका समृद्ध समाज है। यानी जिस तरह से मैं आपको पहले भी बताया, मौर्य डायनेस्टी की तरह गुप्त डायनेस्टी जो था वो भी एक समृद्ध डायनेस्टी था। ठीक है, हम आगे जाके जानेंगे इनकी उपलब्धियां जो है, गुप्त डायनेस्टी का जो उपलब्धियां है, उन उपलब्धियों को मैं पार्ट 3 में रखूंगा। पार्ट 2 तो हमको शासकों का बारे में बताने में लग जाएगा। तो पार्ट 3 जो है उसमें हम गुप्त डायनेस्टी का जो उपलब्धियां है उससे संबंधित मैं एक अलग से क्लास लाऊंगा, जो कि आपका एग्जाम के नजरिए से सारे इंपॉर्टेंट तत्वों को पार्ट 3 में भी रखने का मैं प्रयास करूंगा। हालांकि आपके लिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों इंपॉर्टेंट है। ये भूल मत कीजिएगा कि एक पार्ट देखिएगा दूसरा पार्ट मत देखिएगा, तब आपको समझ में नहीं आएगा। सिस्टमेटिक हिसाब से समझने के लिए आपको तीनों पार्ट देखना अति आवश्यक है, तब जाके आप गुप्त डायनेस्टी को पूरी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, गुप्त डायनेस्टी के सेकेंड प्रसिद्ध जो शासक थे आपका कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय किसे परास्त करते हैं? शकों को परास्त करते हैं। शकों को पराजित करते हैं। ठीक है, पराजित करने के उपलक्ष्य में क्या करते हैं? ये चांदी का सिक्का जारी करते हैं। चांदी का सिक्का जारी करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखें कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कहीं ना कहीं अपने पिता के भारती ही ये क्या थे? आपका एक शक्तिशाली शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में दरबारी कवि जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में संस्कृत भाषा का विद्वान कौन थे? आपका कालिदास थे। कालिदास थे। देखिए, कालिदास जो है आप कहानी में सुने होंगे, कालिदास को तुलना जो है एक समय में मूर्खों के साथ होता है, लेकिन स्त्री की भत्सना सुनने के पश्चात वो ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं और मौर्य डायनेस्टी के दौरान, गुप्त डायनेस्टी के दौरान देखा गया सबसे विद्वान कोई कवि थे, वो थे आपका कालिदास, जो कि आपका संस्कृत भाषा का प्रखंड विद्वान कवि थे। उन्होंने शकुंतला
एक पुस्तक लिखते हैं, ठीक है। पुस्तक का नाम था शकुंतला, ठीक है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि शकुंतला का लेखक कौन थे। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी आयुर्वेदिक आचार्य थे। कौन थे आपका? धन्वंतरि थे, ठीक है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दरबारी आयुर्वेदिक आचार्य कौन थे, ठीक है, यानी डॉक्टर, ठीक है। गुप्त काल के शासन के दौरान आपका एक लेखक थे जिनका नाम था विष्णु शर्मा, ठीक है। क्या नाम था? विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र का रचना किए थे। देखिए, बाइबल के बाद कोई प्रसिद्ध काव्य है, वो था पंचतंत्र, ठीक है। इस पंचतंत्र को आपका देखा गया 5 भागों में बांटा गया था, ठीक है। पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। तो उन 5 भागों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला भाग था मित्र भेंट, ठीक है। दूसरा था मित्र लाभ। तीसरा था संधि विग्रह। चौथा था लब्ध प्रणाश। और 5वां, जो कि आखिरी होगा, उपरी छाकारित्व। जो थे, ये थे 5वां था, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा गया पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? आपका 5 भागों में बांटा गया है। देखिए, ये तो भाग आपका नहीं पूछता है कि पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ जरूर पूछता है कि पंचतंत्र का लेखक कौन है। तो पंचतंत्र का लेखक आपका कौन थे? विष्णु शर्मा थे, जो कि किस भाषा में लिखा गया था। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस भाषा में लिखा गया था। तो ये किस भाषा में लिखा गया था? आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। देखिए, गुप्त काल शासन के दौरान यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में 2 प्रमुख पुस्तक लिखा गया था, जो कि आर्यभट्ट लिखे थे। उस पुस्तक का नाम था आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, ठीक है। आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया पुस्तक था आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया पुस्तक। दो था, एक था आपका आर्यभट्टियम और दूसरा था सूर्य सिद्धांत, ठीक है। इस सूर्य सिद्धांत में यह बताया गया है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सॉरी, लगाती है, ठीक है। देखिए, आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है सूर्य सिद्धांत, इस पुस्तक में यह बताया गया है
कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। इससे पहले यह विद्वानों में मतभेद था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यह लेकर विद्वानों में मतभेद था। जिस तरह से आप जानते हैं, आज किसी भी घटनाओं को हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखना पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से जरा सोचिए, हमारा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो था वो प्राचीन काल से ही अत्यधिक समृद्ध दृष्टिकोण था। देखिए, हमारा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, यानी भारत का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, वो देखिए 380 ईस्वी में बता दिया गया था कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। आज हम 2024 में हैं। सोचिए कितना हजार वर्ष पहले हमारे विद्वान जो थे, यानी भारत के सहजमीन पर जन्मे जो विद्वान थे, वो ये पता लगा चुके थे कि हमारा पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज भी देखेंगे बहुत सारे मिसाइलों का नाम, बमों का नाम हमारा वैदिक नाम है, यानी वेद में वो नाम उल्लेखित है। उन्हीं नामों के आधार पर आज बड़े बड़े मिसाइल का नाम या अस्त्र का नाम रखा गया है। ठीक है, मैं चाहूंगा अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुप्त साम्राज्य में हमारा जो समाज जो था अत्यधिक समृद्ध था और कहीं ना कहीं सारे घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से तोड़कर देखा गया है। तभी तो देखिए, आप मॉडर्न हिस्ट्री में जाते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि वेदों की ओर लौट चलो, यानी वेद में कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारा मॉडर्न पीरियड को बदल सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे अपने पीरियड का एक विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय राजकीय भाषा क्या था आपका? प्राकृत भाषा था। ठीक है, वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय रुपया को गुप्त के समय रुपया को क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। कहा जाता था। ठीक है, रुपया का होगा, हाँ सॉरी, रुपया का होगा। और मंदिर बनाने का जो श्रेय जो है मौर्य डायनेस्टी को जाता है। ठीक है, सॉरी, गुप्त डायनेस्टी को ही मंदिर बनाने का श्रेय जो है, मंदिर बनाने का श्रेय गुप्त साम्राज्य को जाता है। मंदिर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन कलाकृतियों से मंदिर का निर्माण होता है, उसके लिए मैं पार्ट 3 लाऊंगा। उसमें मैं बड़ी बारीकी से डिस्कस करूंगा कि गुप्त साम्राज्य के दौरान किन किन कलाकृतियों का उपयोग करके मंदिर बनाए जाते थे, यानी कितने टाइप्स का मंदिर होते थे। ठीक है, उसके लिए हमें एक अलग से क्लास लाना होगा। और दूसरा देखा गया उस समय का जो प्रसिद्ध विद्वान जो थे, प्रसिद्ध विद्वान कौन थे आपका? बारामिहिर प्रसिद्ध विद्वान थे, बारामिहिर। और दूसरा थे धन्वंतरी, तीसरा थे आपका ब्रह्मगुप्त। ये देखिए, ये जो बारामिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त जो थे, ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का
नवरत्न थे, यानी कैबिनेट मिनिस्टर थे। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अपने समाज में या अपने राज्य में कुछ भी नीतियों को लागू करना चाहते थे तो इन विद्वानों के साथ वो क्या करते थे, डिस्कस करते थे। डिस्कस करने के पश्चात ही नीतियों को क्या करते थे, अपने राज्य में लागू करते थे। जिस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री भी किसी भी प्रकार का नीतियों को लागू करने से पहले कैबिनेट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट में भी कुछ विशेष लोग होते हैं, तो उस हिसाब से देखा गया तो ये 9 रत्नों में से 3 रत्न ऐसे थे जिसे देखते हैं 9 रत्नों का उल्लेख आपका मौर्य डायनेस्टी में, सॉरी मुगल डायनेस्टी में आपका अकबर के दरबार में भी मौर्य 9 रत्न थे, ठीक है। जिसमें से एक था आपका प्रमुख, वो था बीरबल। बीरबल का हर बात को वो मानते थे क्योंकि अकबर का तो बुद्धि था नहीं, ठीक है। तो क्या किया था, जब अपना उसका चैम्बर खाली था तो क्या कर लिया, 9 विद्वानों को दरबार में रख लिया था और सारा नियम नीति जो है इन 9 विद्वानों से डिस्कस करके ही अप्लाई करता था। तो हालांकि लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसे नहीं थे, ऐसा नहीं इनका चैम्बर खाली था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो विद्वान भी थे, ठीक है, और ये कुशल शासक भी थे। इसके पश्चात भी इनका 9 रत्न थे जो कि ये सब विद्वान थे। ये राजा को सलाह मशवरा देते थे और इनके आधार पर ही चंद्रगुप्त द्वितीय जो है नीतियों को क्या करते थे, लागू करते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त साम्राज्य का कला संस्कृति का विकास हुआ था। इसलिए गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, काल के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। स्वर्ण काल, गुप्त काल को स्वर्ण काल किसने कहा था, तो के एम मुंशी जी ने, ठीक है। आप जी लिख दिया हूं, ठीक है, समझिए ऐसा, हालांकि जी मतलब सम्मान, ठीक है, यहाँ पर जी नाम नहीं है, ये भूल ध्यान में मत रखिएगा। अच्छा, और एक बात यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, मैं यहाँ पर लिखा हूं, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो चांदी का सिक्का जारी किया गया था, हाँ यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है हमें। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चांदी का जो सिक्का जारी किया गया था, चांदी का सिक्का जारी किया गया था, उसे ही क्या कहा गया था, रुपया का, ठीक है। और जो स्वर्ण सिक्के होते थे उसे दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, और स्वर्ण सिक्का को दिनार कहा जाता था, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा।
चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन थे आपका? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, इन्हें एक और नाम से जाना जाता था कुमारगुप्त को। क्या नाम से? गोविंदगुप्त। गोविंदगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, गोविंदगुप्त या कुमारगुप्त ये एक ऐसे शासक थे जिन्होंने आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी देखा जाए तो इनका कौन थे? कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी तो सकंदरगुप्त थे। सकंदरगुप्त जो है आपका सिंहासन पे कब बैठते हैं आपका? अच्छा, कुमारगुप्त सिंहासन पर कब बैठते हैं ये भी जरूरी है आपका। तो ये आपका सिंहासन पर बैठते हैं। देखिए, ये भी जरूरी है कि कुमारगुप्त जो है सिंहासन पर कब बैठते हैं। तो कुमारगुप्त जो है 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठते हैं। ठीक है, अब इनका उत्तराधिकारी यानी किसका उत्तराधिकारी? कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन थे आपका? सकंदरगुप्त थे। तो सकंदरगुप्त कब से कब तक सिंहासन बैठे हैं ये भी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, कुमारगुप्त का जो उत्तराधिकारी सकंदरगुप्त थे, इन्होंने एक प्रसिद्ध काम किया था। हालांकि प्रसिद्ध काम को मैं बाद में जाऊंगा, पहले ये जानते हैं कि ये कब से कब तक आपका सिंहासन बैठते हैं। देखिए, कुमारगुप्त जो है आपका 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठते हैं, माने आसीन होते हैं। ठीक है, सकंदरगुप्त ने एक प्रसिद्ध काम किया था। वो काम ये था आपका, इन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। सुदर्शन जो झील है, इस झील का निर्माण किसने किया था? तो इस झील का निर्माण आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यह झील देखिए उस समय में थोड़ी बहुत टूट गई होगी, तो उस झील का पुनः रिपेयरिंग का जो काम है आपका कुमारगुप्त भी किए थे। हालांकि कुमारगुप्त से पहले भी शासक जो थे उन्होंने भी इस सुदर्शन झील का निर्माण में थोड़ी बहुत योगदान दिया था, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इस सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार का जो काम है, देखिए ऐसा नहीं कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण का जो कार्य जो है कि मात्र आपका सकंदरगुप्त ही किए थे। इतिहास में देखा गया कि आपका सकंदरगुप्त के पहले भी कई शासक ऐसे थे जिन्होंने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण का कार्य किया है। हालांकि इस झील का जो सर्वप्रथम निर्माण जो देखा गया तो कौन किए थे? आपका मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर यानी संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। ठीक है, सुदर्शन झील गिरनार पर्वत पर स्थित था।
ये भी पूछा जा सकता है कि सुदर्शन झील किस पर्वत पर स्थित था, तो गिरनार पर्वत पर क्या था, स्थित था। स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन थे आपका, कर्णदत्त, कर्णदत्त, जिसे सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इस हिसाब से देख रहे हैं आप कि मौर्य डायनेस्टी में देखा गया, गुप्त डायनेस्टी में देखा गया कि सिकंदर गुप्त के समय में आपका जो गुजरात है, गुजरात में भी आपका किसका शासन चल रहा था, गुप्त साम्राज्य का शासन चल रहा था। सौराष्ट्र कहने का मतलब गुजरात। अब इनका उत्तराधिकारी देखा गया, सिकंदर गुप्त का उत्तराधिकारी कौन थे आपका, सिकंदर गुप्त का उत्तराधिकारी, सिकंदर गुप्त का उत्तराधिकारी कौन थे, भानुगुप्त। भानुगुप्त जो कि आपका गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक थे, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस तरह से गुप्त साम्राज्य में किन किन शासकों ने शासन किया है उनके बारे में मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में इनके बारे में अति संक्षेप में रखने का प्रयास किया हूं, जो कि आपका एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। अब मैं उन सारे शासकों को क्रमबद्ध तरीके से डिस्कस करना चाहूंगा। तो देखिए हम ये जानते हैं गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन थे आपका, श्रीगुप्त। इसके पश्चात गुप्त साम्राज्य का जो शासन किसके हाथ में आता है, घटोत्कच के हाथ में। इसके पश्चात चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के पश्चात आपका समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त, रामगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त के पश्चात सिकंदरगुप्त, सिकंदरगुप्त के पश्चात पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त के पश्चात कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय के पश्चात आपका देखा गया तो बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त के पश्चात है नरसिंह गुप्त, नरसिंहगुप्त के पश्चात है भानुगुप्त, ठीक है। अब यहाँ पर देखा गया आपका भानुगुप्त जो थे ये जनरली इनको अंतिम शासक माना गया है, लेकिन इसके पश्चात जो है आपका कुमारगुप्त तृतीय भी होते हैं जो कि ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाते हैं। इसके पश्चात आपका
विष्णुगुप्त भी आते हैं, ठीक है। तो जनरली भानुगुप्त को ही अंतिम शासक माना गया है। तो देखिए ये नरसिंहगुप्त जो है, ठीक है, नरसिंहगुप्त को बलादित्य भी कहा जाता था, बलादित्य, ठीक है। बलादित्य क्यों कहा जाता था इन्हें? देखिए बलादित्य इसलिए कहा जाता था कि यह उतना वीर नहीं थे, ये बालक के भांति थे, ठीक है, इसलिए इन्हें बलादित्य भी कहा गया है। और सती प्रथा का जो प्रमाण जो है आपको कहां से प्राप्त होता है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सती प्रथा का जो प्रमाण जो है हमें भानुगुप्त के समय प्राप्त होता है, ठीक है। सती होने का प्रमाण जो है हमें कहां प्राप्त होता है? भानुगुप्त के समय में प्राप्त होता है। किस अभिलेख में प्राप्त होता है हमें ये? तो एर्नाय अभिलेख में, ठीक है। कौन सा साल था आपका? 510 ईस्वी में, ठीक है। और इस हिसाब से मैं आपका गुप्त डायनेस्टी से संबंधित लगभग इंपॉर्टेंट तत्वों को अपने क्लास में रखने का प्रयास किया हूं। और मैं आज की क्लास जो है मैं यहीं समाप्त करता हूं और आपसे पुनः आग्रह करता हूं, यदि आप नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। आपकी कमेंट और आपकी लाइक जो है हमारे लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट लगता है। तो क्लास समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं।